नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी की सीरीज चला रहे हैं और इसमें टोटल 1000 प्रश्न देख रहे हैं। उसी क्रम में आज की यह वीडियो जो है यह उसकी 8वीं वीडियो है और आज हम लोग टोटल 200 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ, बीओ और यूपीपीएससी प्रीलिम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त या आधुनिक काल? तो इसका जो सही आंसर है, घनानंद जो है वह रीत मुक्त धारा के कवि हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीत काल जो है कुल 3 भागों में विभाजित था। एक आपका रीतबद्ध था, दूसरा आपका रीत सिद्ध और तीसरा आपका रीत मुक्त। रीतबद्ध में आपके केशवदास जी, केशवदास, सेनापति, मतीराम, देव, भिखारी दास, ये सभी जो है वह रीतबद्ध के कवि थे। रीत सिद्ध के अंतर्गत आपके बिहारी लाल थे, बिहारी लाल। और रीत मुक्त के तहत आपके घनानंद, इनके अलावा आपके बोधा, ठाकुर और आलम थे। ये सभी जो है वह रीत मुक्त धारा के कवि हैं। घनानंद ने कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे आपके सुजान हित और सुजान सागर, ये सभी जो है घनानंद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1870, 1875, 1880 या 1889? इनका जो जन्म है वह 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। जयशंकर प्रसाद से एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनकी पहली कहानी का क्या नाम था। इनकी जो पहली कहानी नाम है वह ग्राम है, ग्राम। और यह इंदु जो पत्रिका है उसमें पहली बार प्रकाशित हुई थी। ग्राम जो है वह जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या मृगनयनी? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और इसकी जो रचना है वह श्रीलाल शुक्ल की थी। श्रीलाल शुक्ल ने की थी और श्रीलाल शुक्ल यह भारतेंदु युग के एक लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं और इन्होंने इसकी जो रचना है वह 1882 में की थी, परीक्षा गुरु की। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी या रोमन? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बाकी अन्य को भी हम लोग देख लेते हैं। ब्राह्मी जो लिपि होती है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि में अशोक के जो शिलालेख है वह प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। खरोष्ठी जो लिपि है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे अरबी जो लिखी जाती है वह भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसी प्रकार से खरोष्ठी भी दाएं से बाएं लिखी जाती है। और रोमन जो हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, इंग्लिश, वो आपके रोमन में लिखी जाती है, उसकी जो लिपि है वह रोमन है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग है? पर, पर या पर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पर जो उपसर्ग है परिवर्तन और परिवार में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रत्येक में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, यण या दीर्घ? तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा प्रतिधन 1 होगा, प्रतियोग 1 होगा और इसी कारण जो है यहाँ पर यण संधि होगा। जैसा कि इसका रूल्स है, लघु ई और दीर्घ ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर य बन जाता है और प्रत्येक में प्रतिधन 1 वही रूल्स फॉलो करता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। राष्ट्र में ई अगर प्रत्यय लगाया जाता है
तो नया शब्द कौन सा बनेगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो राष्ट्र में अगर ई प्रत्यय लगा जाए तो आपका राष्ट्रीय जो शब्द है वह बनेगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा वाक्य जो है वह सही है। मुझे बहुत आनंद आती हैं, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है या मुझे बहुत आनंद आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, मुझे बहुत आनंद आता है। यह एक शुद्ध वाक्य है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है ये किसने लिखी है? कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी या दादू दयाल। तो यह जो पंक्ति है वह रैदास जी की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और रैदास जी का भी जन्म आप लोग जान लीजिए, इनका भी जन्म जो है वह वाराणसी में हुआ है। ज़्यादातर कवियों का जो जन्म है वह वाराणसी में ही हुआ, जो काफ़ी फेमस है, इसीलिए वाराणसी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है आदिकाल से ही। और यहाँ पे प्रश्न एक जीएस का बनता है। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसके जो है पद मिलते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास जी के पद मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो है रैदास जी के पद मिलते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे आपको फिल करना है। यह कविता लिखी है। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से भी देखने को मिलते हैं, मैंने, उस, तुम या किसने। तो यहाँ पे जो फिल होगा वो आपका मैंने होगा। यह कविता मैंने लिखी है। तो यह एक पूर्ण शुद्ध जो है वह वाक्य होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन बहुवचन शब्द है? डिबिया, हीरा, प्याला या समाचार। तो आप लोगों को नए नए शब्द देखने को मिल रहे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें जो बहुवचन जो शब्द है वो आपका समाचार है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बाकी आपका डिबिया, हीरा और प्याला जो है ये सभी एक वचन शब्द हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1981, 1952 या 1960। तो इसकी जो स्थापना है वह 1960 में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना है वह वर्ष 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। और जो एग्जैक्ट डेट है वह 1 मार्च 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और यह शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है कार्य करता है। शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली उक्ति के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? भूमिका, प्रष्टव्य, अवैतनिक या अतिशयोक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वो आपका अतिशयोक्ति होता है। यहाँ पे कुछ शब्द हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। पृष्ठव्य जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है पूछने योग्य, पूछने योग्य। और एक शब्द आपका अवैतनिक है। अवैतनिक मतलब होता है वेतन ना पाने वाला, वेतन ना पाने वाला, उसे अवैतनिक कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हंस, उदंत मार्तंड, सरस्वती या माधुरी। तो इसका जो सही आंसर है इन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो है वो संपादन किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वह रायबरेली में हुआ था। रायबरेली में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हम लोग सरस्वती पत्रिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरस्वती पत्रिका जो हिंदी में सबसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं में से एक थी। और इसका जो संपादन है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले जो है श्याम सुंदर दास जी ने किया था। श्याम सुंदर दास जी किए थे। इसके बाद यह इस पत्रिका का जो संपादन है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किए हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी किए हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किए हैं। और इनके बाद देवी दत्त शुक्ल ने किया था। देवी दत्त शुक्ल ने किया था। जो लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। काल क्रमानुसार सजाने को आपको दे सकता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचाना कौन जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? निस्दिन, माता पिता, महापुरुष या पंचानन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पंचानन जो है यह बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। और पंचानन का जो अर्थ होता है वह भगवान शिव को भी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अन्य जो ऑप्शन उसको हम देख लेते हैं। निस्दिन में आपके द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। और माता और पिता, इसी कारण यहाँ पर इसमें भी द्वंद्व समास होगा। और महापुरुष में महान है जो पुरुष, महान है
जो पुरुष। इसमें आपका कर्म समास, कर्मधारय समास होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन समुदायवाचक विशेषण है, प्रत्येक, दूना, तीन या चारों। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, चारों जो लिखा है यह एक समुदायवाचक विशेषण है। जिस शब्द से सामुदायिक संख्या का बोध हो वह जो है समुदायवाचक विशेषण होता है। जैसे आपका चारों हुआ, आठों हुआ है, दोनों हुआ है, ये सभी जो शब्द हैं ये आपके समुदायवाचक विशेषण हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म, करण, संप्रदान या अपादान। तो उसे करण कहा जाता है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, मनोज, अनंग, मनमथ या निलय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, निलय जो है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका मनोज, अनंग और मनमथ जो है ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। निलय जो है ये घर का पर्यायवाची है, और घर का अन्य पर्यायवाची आपका जैसे निकेतन हुआ है, आलय हुआ है, धाम हुआ है, ये सभी जो है निलय के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन जो है स्त्रीलिंग शब्द है, नमक, लौंग, भात या पनीर। तो लौंग जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। बाकी आपका नमक है, भात है, पनीर, ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। विकार, दंड, कोकिला और नींद में आपको बताना है कौन जो है एक तद्भव है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, नींद जो है यह एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप होगा वो निद्रा होगा। निद्रा जो है वो नींद का तत्सम रूप होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना या कार्य सिद्ध होना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, खुश होना। बाग बाग होने का जो अर्थ होता है वह खुश होना होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी सही नहीं है। जो बहुत बोलता है वाचाल, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य विश्वसनीय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय नहीं बल्कि अनुकरणीय कहा जाता है, अनुकरणीय कहा जाता है। इसी प्रकार से जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है, और जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है वो आपका अपरिमेय होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, अली। अली का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अली का जो अर्थ होता है वह भंवरा होता है, और अली का जो अर्थ होता है वो आपका सखी होता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको पहचानना है, रश्मि, अंश, मयूख या पंख। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पंख जो है यह इन सभी से अलग है। पंख का जो अर्थ होता है वह आपका कीचड़ होता है। बाकी रश्मि, अंश, मयूख जो है ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं, किरण के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या रामानुजाचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य जो है वह विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। शंकराचार्य जो थे वह अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के, और निम्बार्काचार्य आपके द्वैताद्वैत के थे, द्वैत के प्रवर्तक थे। तो टोटल हम लोग 200 प्रश्न जो है आज कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।